नमस्कार, स्वागत और अभिवादन है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। क्लास 7th का ज्योग्राफी शुरू किए थे। इस क्रम में 7वां टॉपिक आपका है। 6 टॉपिक इससे पहले हो चुका है, उसे भी आप पढ़ लीजिए। वो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। हमारे चैनल दिव्य नेत्र द विजन पे जाइएगा, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट दिखेगा। पहले होम दिखेगा, फिर वीडियो, फिर प्ले लिस्ट दिखेगा। उस प्ले लिस्ट में जाइएगा और देख लीजिएगा कि कहाँ पे, मतलब देख लीजिएगा कि ये क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारा वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं और नोट्स भी बनाते चलिएगा। चलिए, क्या है मानवीय पर्यावरण, क्या टॉपिक का नाम है भाई? मानवीय पर्यावरण, वनस्पति, परिवहन एवं संचार। ये बस्तियां, वनस्पति क्यों बोल रहे हैं भाई? बस्तियां, परिवहन एवं संचार को देखेंगे। बस्ती को देखेंगे, परिवहन को समझेंगे, संचार को भी समझेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। क्या अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव, जब मानव इस धरती पे आया था, भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। समझे? यहाँ पे क्या देखें आप? यहाँ पे यह देखें कि प्रारंभिक जो जीवन होता था, मानव होता था, वो प्राकृतिक पर निर्भर था। गाछे वृक्ष पे रहता था, गाछे वृक्ष का सामान खाता था, या फिर जीव जंतु खाता था कच्चा। समझे? प्रारंभिक मानव। लेकिन समय के साथ बुद्धि का विकास हुआ और बदलते बदलते स्वरूपों में देखेंगे कि घर बनाना सीखा, यातायात मार्ग विकसित किया। कौन? यह मानव। बस्तियां किसे कहते हैं ये समझते हैं। बस्तियां वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। ये बात क्या है? बस्तियां किसे कहेंगे? वे स्थान जहां लोग अपना घर बनाते हैं और एक समुदाय में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? बस्ती। आपका भी कोई गांव ना होगा, उसे क्या कहेंगे? बस्ती कहेंगे। लेकिन प्रारंभिक मनुष्य कहाँ पे रहता था? वृक्ष एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह अस्थाई घर बनाना आवश्यक हो गया। यहाँ यह बात है कि जब आरंभ किया क्या करने के लिए? कृषि कार्य करने के लिए। तो अब कृषि कार्य करेगा तो घर बना के रहेगा तब ना। तो कृषि कार्य जब आया, प्रारंभ हुआ, फसल उगाना प्रारंभ किया, तो अस्थाई जीवन भी मनुष्य में आ गया। एक जगह तब रहने लगा और वहीं पे कृषि कार्य करके अपना आजीविका चलाने लगा। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ है। एकदम सही बात है। नदी घाटी किस लिए सर? क्योंकि नदी घाटी में पीने के लिए पानी सालों भर मिल जाता होगा। सिंपल सा बात है। क्योंकि उस समय चापाकल, बोरिंग, मोटर ये सब नहीं होगा जी, नहीं होगा। तो नदी किनारे ना, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी एवं उनकी सहायक नदियों के किनारे, मिसिसिपी में क्या नाम, दजला फरात, दजला नदी के किनारे ना जी। उसके बाद क्या? नील सभ्यता, नील नदी के किनारे बहुत सारा, सुमेरियन सभ्यता। ये सब सभ्यता जितना भी है ना, किसी ना किसी नदी किनारे ही विकसित हुआ है, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। नदी किनारे क्या होता है भाई? भूमि उपजाऊ मिल गया और जल सालों भर उपलब्ध है। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। व्यापार बढ़ा, वाणिज्य बढ़ा, विनिर्माण बढ़ा, निर्माण करने लगा लोग, और इसी के साथ साथ मानवीय बस्तियां बड़ा होते गया। मानवीय बस्ती छोटा कस्बों में बदला, छोटा कस्बा बड़े कस्बों में बदला, बाद शहर में बदला, और महासागर, महाशहर और महानगरों में तब्दील हुआ है। इसका आधार छोटा ही रखा गया था। आज जो मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े चकाचौंध शहर देख रहे हैं ना, ये प्रारंभिक समय में ये उसी प्रकार नहीं था।
छोटा शहर से नींव डलाया होगा और संख्या बदलते गया, संख्या बढ़ते गया और निर्माण बढ़ते गया और शहर बड़े महानगरों में तब्दील हो गया। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। जैसे जैसे नदी घाटी के पास क्या बस्ती पनपने लगा और सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं वांगहो नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता के नाम याद हैं? कौन कौन सी सभ्यता? सिंधु नदी, टिग्रिस नदी के किनारे टिग्रिस सभ्यता, नील नदी के सारे नील सभ्यता, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता कहते हैं, मिस्र देश में है सिंपल बात है, या नील सभ्यता भी बोल सकते हैं। वांगहो नदी की सभ्यता। ये सब बात आपको पता था पहले से? नहीं पता तो जान जाइए। ये सब सभ्यता भी पनपा है कहां पे? धरती पे पनपा है शुरू में। बस्तियां अस्थाई और अस्थाई हो सकती है। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थाई बस्तियां कहते हैं। जैसे घने जंगल, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वत के निवास अक्सर अस्थाई बस्तियों में रहते हैं। समझ में आया? यहाँ पे कुछ अस्थाई बस्तियां होती भाई, कुछ अस्थाई, कुछ समय के लिए छोटा मोटा घर बनाया उसे अस्थाई बस्तियां कहते हैं। जैसे जंगलों में जो थोड़ा बहुत बना लिए उसे क्या कहेंगे भाई? अस्थाई बस्ती के अंतर्गत आएगा। गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वत के निवास अक्सर अस्थाई बस्तियां कहलाते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी एवं कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। ये सब लोग ऋतु प्रवास करते हैं, घुमक्कड़ टाइप का लोग होगा, समझे? यहाँ पे जो भी निवास करते हैं कभी मैदान में आ जाएगा, जहाँ यहाँ अब मान ली पर्वतीय क्षेत्रों में जो रहेगा वहां बर्फबारी शुरू हुआ तो वहां से चल गया सब बोरा बिस्तर लेके मैदानी एरिया में, यहाँ पे घूम घूम के अपना व्यवसाय ढूंढा। व्यवसाय तो ठीक है, नहीं तो भीख मांग के रहा, या फिर जो भी अपना उसका है काम धंधा सब नचाना दिस दैट करता है, जनजातीय लोग रहता है मैक्सिमम, समझे? ये आमतौर पर यहाँ पे रहा, अब फिर ऊपर चल गया तो वो अस्थाई बस्ती है, ये अस्थाई है। और आपके गांव जैसे पटना शहर अस्थाई है, वो अस्थाई है, तो ये अस्थाई है। जैसे भागलपुर शहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, ये अस्थाई है। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज अस्थाई बस्तियां हैं। आज के डेट में ये सब भी जो ऊपर से आता है नीचे घूमने के लिए या ऋतु प्रवास करता है, ये भी लगभग अस्थाई बस्ती ऊपर में बना चुका है, क्योंकि जनसंख्या का दबाव इतना बड़ा कि अस्थाई हो चुका है। प्रारंभ में ऐसा नहीं था। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। बस्ती में रहने के लिए लोग क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। ये एक्चुअली क्या है? गहरी सांस भरे वो हमारे, ये सब आप खुद से कर लीजिएगा, समझे? यहां तक, यहाँ ये सब आप कर लीजिएगा अपने से, वो ज्यादा जरूरी ना है, कार्यकलाप है जो आप कीजिएगा, इसका जरूरत हम नहीं समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी। समझे? शहरी जीवन को समझाया होगा और ग्रामीण जीवन को समझाया होगा। यहाँ पे फिगर से भी स्पष्ट है। शहर में देख रहे हैं, शहर में देख रहे हैं एकदम घर बना हुआ, मकान बना हुआ। ग्रामीण बस्ती देख रहा है, इधर चट्टू घर, इधर चट्टू घर है। ये पहाड़ी क्षेत्र का घर है, लेकिन मैदानी क्षेत्र का भिन्न होता, सब समझे? प्राकीर्ण बस्ती और सघन बस्ती ये सब है, समझे? यही फिर बाद में महानगर बन जाएगा। तो ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। गांव ग्रामीण बस्ती होती है, जो गांव होती है वो क्या होती है भाई? ग्रामीण बस्ती। जैसे हमारा गांव, मेरा गांव है कहलगांव, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वो क्या है भाई? ग्रामीण बस्ती है मेरा गांव, समझे? जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? ग्रामीण बस्ती। ग्रामीण बस्ती में पंचायत सीरीज में नहीं देखे कि उसका दोस्त आता है जीतू का और बोलता है भैंस देखेंगे, खेत देखेंगे, तो मतलब गांव में भैंस पाया जाता होगा, खेत पाया जाएगा, पालतू पशु सब कुछ मिलेगा, दस्तकारी, वानिकी, मत्स्य पालन, ये सब अगर कहीं पे हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे?
ग्रामीण परिवेश कहेंगे मैक्सिमम रूप से। अब मत्स्य पालन पटना में हो रहा है तो पटना शहर है ना। ग्रामीण बस्ती सघन या प्राकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्राकीर्ण बस्तियों में कैसा होता है, दूर दूर रहेगा घर, दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैला होता। मतलब ये देख रहे हो, सघन ऐसा होगा और प्राकीर्ण ऐसे होगा, दूर दूर, यहाँ चट्टूगर, यहाँ एक टुगर, उधर दो टुगर, इस प्रकार समझे। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों के घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्र घने जंगल में प्राकृतिक बस्तियां पाई जाती है। आप झारखंड जाएंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब क्षेत्र में जाएंगे, कहाँ पे, जहाँ पे जनजातीय लोग रहता है, तो वहाँ सघन बस्ती आपको नहीं मिलेगा। 4 घर यहाँ पे, 4 घर वहां पे, तो मतलब जंगली क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक मिलेगा, ये सब बात है। एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। जहाँ विषमता, जलवायु में विषमता अधिक है, तो वहां पे भी सघन बस्तियां नहीं पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग घर बनाते हैं ना, अपने पर्यावरण के अनुकूल बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जहां पे अधिक खूब वर्षा होता है तो वहां पे ढलान युक्त घर होगा। इतना ढलान ना, देखेंगे घर कैसा बनता है सर, इस प्रकार का घर दिखेगा, ऐसे घर दिखेगा ना, महलो दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना, ये केवड़ा हो गया, खिड़की हो गया, 2 खिड़की बना दीजिए, तो ऐसा घर पर्वत, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जहाँ पे अधिक वर्षा होगा ना। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल बनाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं, जिन स्थानों पे वर्षा के समय, एक सेकेंड, वर्षा के समय जल का जमाव होता है। जिन स्थानों पे वर्षा के जल का जमाव होता है, वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा सिल्ट, क्या है, सिल्ट पर घर बनते हैं। मतलब क्या हो गया, ये देख रहे हैं, सिल्ट पे घर बनना, समझे। मतलब ये आपको मिलेगा कहां पे, मणिपुर में मिलेगा, चीन में मिलेगा, जहां अधिक वर्षा हो रहा है, अब पानी जमता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे से 4 गो पाया दे दिया। आप देखेंगे खगड़िया में, भागलपुर में भी, भागलपुर जिला में जब जाइएगा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, तो पिलर दे दिया है, नीचे ऊपर में घर बना दिया है, तो इस सिल्ट वाला घर कहते हैं, समझे। जहां जल जमाव होगा वहां सिल्ट वाला घर बनता है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं। क्यों भाई, क्यों पाया जाता होगा, समझिएगा। गर्म जलवायु, जहां की जलवायु गर्म है वाले क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस के बनी होती है। फूस का घर, मिट्टी घर देखे है ना, बस सेम टू सेम वही बात है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि, तृण मतलब वो सब घास का, वो तृण जैसे होगा क्या, पत्ता तृण ना, तृण आदि के उपयोग घर बनाने में किया जाता है। ये सब बात है, क्या घर बनाने में किया जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हम नहीं समझ पा रहे हैं, कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा, लेकिन फिर भी पढ़ना है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। नगरीय बस्ती में नगर जो होगा छोटा और शहर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नगरीय क्षेत्र में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। नगरीय क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे, नहीं, क्या करेंगे, निर्माण क्षेत्र में लगे रहते हैं, व्यापारी बनते भाई, सेवा क्षेत्र, 3rd सेक्टर में काम करेंगे। नगर क्षेत्र में अपने राज्य के कुछ गांव, नगर एवं शहरों के नाम लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो भी वीडियो देख रहे होंगे वो लोग लिखिएगा, कुछ गांव का भी नाम लिख दीजिएगा, या अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा, कुछ शहर का भी नाम, कुछ नगर का भी नाम। ये सब बात है। चलिए परिवहन को समझते हैं। कितना बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में हो पाएगा। चलिए परिवहन को अगले टॉपिक में समझेंगे, कि थोड़ा परिवहन के बारे में जान लेते हैं ना। परिवहन देखते हैं, परिवहन क्या है। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। लोग इधर उधर से उधर जाएगा और
सामान का आवागमन, मतलब यहाँ से गुड्स मतलब सामान कहीं और भेजेंगे तो उसका आवागमन का साधन क्या होता है? परिवहन होता है। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। पुराना जमाना में अधिक दूरी की यात्रा करने में अधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पैदल जाएंगे, बैलगाड़ी पे लाद लेंगे सामान, ये करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। पहिया जब खोजा गया होगा उस समय और आसान हो गया, बैलगाड़ी बन गया होगा। समझे? पहले क्या होता, माथे पे सामान लेके जाता होगा, समझे? उससे भी पहले समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। लेकिन आज भी देखेंगे टांगा देखेंगे, बैलगाड़ी देखेंगे, यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी, घोड़ा से खींचने वाला, ये सब आपको देखने को मिलेगा। समझे? हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में जो खींचने के लिए, सामान ढोने के लिए किसका? गधा का, खच्चर का, बैल का, ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र में के लामा का उपयोग उसी तरह होता है। मतलब दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में क्या, किसका उपयोग किया जाता है भाई? लामा का। जैसे हम लोग बैल, उसी तरह लामा एक जीव होता है उसका। जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है, तिब्बत में याक का उपयोग। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेकों महीना लग जाते थे। शुरू में भारत जब आता होगा बाहरी लोग, तो अनेकों महीना लग जाता होगा। कहीं पैदल आता होगा या फिर घोड़ा या बैलगाड़ी से आता होगा। वे समुद्री मार्ग या थलीय मार्ग से आते थे, या समुद्र से आता होगा या फिर स्थल से आता होगा। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। हवाई जहाज जब से चलने लगा, स्पीड में चलने लगा, 7-8 घंटा में अमेरिका, 2 घंटा में दिल्ली, ये बात है बिहार से। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटा का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत कराते हैं। समय भी बच गया, 6 से 8 घंटा में ब्रिटेन पहुंच गए। अब सोचिए, समय भी बचा और कल को आ भी गए। 2 दिन में आप ब्रिटेन से आ गए काम करके। इससे बड़ा बात क्या है? परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। मतलब जहां कुछ मार्ग क्या है परिवहन का? सड़क मार्ग, रोड वाला। रेल मार्ग, रेलवे से चलेंगे, या फिर जल मार्ग मतलब पानी वाला जहाज से चलेंगे तो जल मार्ग। वायु मार्ग मतलब हवाई जहाज से चलेंगे तो वायु मार्ग। सड़क मार्ग से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाता है जिसके कारण समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।